वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू की कुछ और 20 डिटेल्स जो कि आपसे मिस हो गई होंगी। पार्ट 1 पे काफी अच्छा रिस्पांस आया और सब लोग बस पार्ट 2 ही मांग रहे थे, तो ले आया हूं मैं पार्ट 2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि ये सारी डिटेल्स एमसीयू मूवीज में से हैं, तो हो सकता है किसी और क्रिएटर ने भी इन डिटेल्स को बता रखा हो, कोई किसी की कॉपी नहीं कर रहा है यहाँ पर। बट स्टिल मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि ऐसी डिटेल्स बताऊं जो कि यूनिक हो और आपको पहले से पता ना हो, पर फिर भी हो सकते हैं कुछ ऐसे महारथी जिन्हें डिटेल्स पहले से पता होंगी, तो उन्हीं का एक्सेप्शन रखते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिटेल है अवेंजर्स 1 मूवी से। अवेंजर्स 1 मूवी में जब ब्लैक विडो ब्रूस बैनर से मिलने जाती है कोलकाता में, तो वहाँ पर वो उसे टेसरेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स दिखाती है स्मार्टफोन में, और जब वो स्मार्टफोन उसकी तरफ पास करती है तो हम वहाँ टेबल पर एक फोटो रखी देख सकते हैं। ये फोटो गुरु चेला की है। गुरु चेला एक ऐसे आदमी है जिनके 2 फेसेस थे। हाँ, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कुछ ऐसा ही है, और ये चीज एक रेफरेंस है बैनर के लिए, क्योंकि बैनर एक ऐसा आदमी है जिसकी 2 पर्सनैलिटी है, और उसी को मेटाफोराइज करते हुए यहाँ पर गुरु चेला की फोटो है। सेकंड रेफरेंस है अवेंजर्स के उस सीन से जहाँ पर फिल कॉल्सन टोनी को विजिट करते हैं स्टार्क टावर में। तो जैसे ही वो वहाँ पर एंट्री लेते हैं, टोनी कहता है सिक्योरिटी ब्रीच, और यही सिक्योरिटी ब्रीच मूवी के लास्ट में डॉक्टर सेल्विक को अलाउ करता है कि वो स्टार्क टावर के टेरेस पे चले जाएं और वहाँ से पोर्टल खोल सकें। इवन यही सिक्योरिटी ब्रीच अलाउ करता है फ्यूचर के टोनी स्टार्क को एंड गेम में स्टार्क टावर के अंदर घुसने में, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती तो मुझे नहीं लगता स्टार्क टावर के अंदर कोई इतने आराम से घुस सकता था। तो कितने कमाल की है ये बात कि एक छोटे से सिक्योरिटी ब्रीच को मार्वल वालों ने अवेंजर्स मूवी से लेके अवेंजर्स एंड गेम तक यूज किया है। हमें पता है स्पाइडरमैन होमकमिंग की स्टार्टिंग के इवेंट्स जस्ट अवेंजर्स की बैटल के बाद के हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर की सफाई कर रहे थे वो लोग सेंट्रल स्टेशन में से, और हमने ये मॉन्स्टर को एक्चुअली में देखा था अवेंजर्स 1 में, जब थॉर और लोकी इसे मार देते हैं बिल्कुल उसी स्पॉट पे जहाँ से ये इसकी सफाई कर रहे थे। इतना ही नहीं, फर्स्ट अवेंजर्स मूवी में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर जो क्लॉक लगी हुई होती है वो टूट जाती है, इसीलिए आगे की मूवीज में उसे बदल दिया जाता है। ये बहुत ही छोटी डिटेल थी और इसकी सच में कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। अगर वहाँ पर पुरानी वाली ये क्लॉक दिख जाती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मार्वल वालों ने इसका ध्यान में रखते हुए कि फर्स्ट मूवी में उन्होंने इसे टूटते हुए दिखाया है, दूसरी मूवी में इसे बदल दिया। अवेंजर्स 1 के स्टार्टिंग में जब लोकी टेसरेक्ट को चुरा लेता है तो निक फ्यूरी कहता है वी आर एट अ वॉर, और ये जो सेंटेंस है ये रेफरेंस है थैनोस के क्वेस्ट से कि कैसे वो आगे चल के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करने लगेगा इन्फिनिटी वॉर के अंदर। और एक तरह से देखा जाए तो लोकी के टेसरेक्ट को चुरा लेना थैनोस के क्वेस्ट के स्टार्टिंग को मार्क करता है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम देखते हैं कि थॉर के ड्रीम के अंदर थॉर की पूरी बॉडी के ऊपर लाइटनिंग होती है, और ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि ये रैग्नारॉक के लिए एक रेफरेंस था। बट इतना ही नहीं, हम एक और चीज देखते हैं कि ये लाइटनिंग जिससे भी टच हो रही होती है वो डस्ट के अंदर बदल जा रहा होता है, और ये चीज रेफरेंस है इन्फिनिटी वॉर का, जहाँ पर स्नैप के बाद जो लोग भी गायब हुए वो लोग डस्ट बन गए। और इसी सीन के बाद आगे चल के हमारा थॉर इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम हल्क की पैंट को स्टार्क लैब में देखते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उसके ऊपर काम करता है और उसको स्ट्रेचेबल बनाता है ताकि दोनों पर्सनैलिटी में वो फिट हो सके और हल्क की इज्जत बची रह सके। बट सवाल ये है कि जब वो इन पैंट्स के ऊपर काम कर रहा है तभी वो हल्क बन गया, तो ऑब्वियसली सिर्फ एक थोड़ी ना होंगी, 2-3 पहनी होंगी उसने अंदर। जब थॉर द डार्क वर्ल्ड में फ्रेगा की डेथ हो जाती है तो हमें एक म्यूजिक सुनाई देता है, और ये सेम म्यूजिक हमें थॉर रैग्नारॉक में तब सुनाई देता है जब लोकी के प्ले के अंदर लोकी की डेथ हो जाती है। अवेंजर्स एंड गेम में जब नेब्यूला 2014 के थैनोस को फ्यूचर में बुला रही होती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम मशीन के ऊपर 2988 लिखा होता है, और ये चीज रेफरेंस है 2988 BC का, जहाँ पे ओडिन के फादर बोर ने डार्क एल्म से लड़ाई करी थी, और वहीं पर सबसे पहले रियलिटी स्टोन रखा गया था। हो सकता है अवेंजर्स ने अपने इनिशियल प्लान में ये भी सोचा हो कि वो इतने पुराने टाइम में जाके भी स्टोन्स ला सकते हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस स्टार्टिंग में कहता है कि आई नो हाउ इट्स लाइक टू लूज, और ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि एंड गेम में जब थैनोस हार जाता है तो वो जाके बैठ जाता है और कैमरा उसके चारों तरफ से मूव करता है। बट देखने वाली बात ये है कि ये सीन बिल्कुल सेम है इन्फिनिटी वॉर के सीन से, जहाँ पर एक्चुअली थैनोस जीत जाता है। जीतने के बाद भी वो उसी तरह बैठता है और कैमरा भी सेम मूवमेंट दिखाता है। इससे पता चलता है कि थैनोस के लिए हार हो या जीत दोनों बराबर है, और इसीलिए थैनोस ने कहा था आई नो हाउ इट्स लाइक टू लूज। इन्फिनिटी वॉर में टोनी और थैनोस की फाइट में थैनोस कॉन्टिन्यूअसली टोनी को 5 बार पंच करता है। और ये रिप्रेजेंट करता है एमसीयू में 5 बार थैनोस की अपीयरेंस को, जो कि हुई थी इन 5 मूवीज में अवेंजर्स, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम। इन्फिनिटी वॉर में बैटल ऑफ वकांडा से पहले तचाला कहता है कि इन सब के बाद थैनोस विल हैव नथिंग बट डस्ट एंड ब्लड,
और एक्चुअली में मूवी के लास्ट में हमें भी कुछ ऐसा ही दिखता है। जब थॉर थैनोस को स्टॉम्प देकर मारता है तो उसका खून बहता है और स्नैप के बाद सब लोग डस्ट में बदल जाते हैं। तो ज्यादा कूल बनने के चक्कर में तचाला भैया ने सब सच ही बोल दिया। अवेंजर्स एंड गेम में फ्रेगा थॉर से कहती है कि उसे पता है फ्यूचर में क्या होगा बिकॉज शी वॉज रीच्ड बाय विचेस, और ये एक डायरेक्ट कॉल बैक है थॉर रैग्नारॉक से। जब थॉर रैग्नारॉक में थॉर और लोकी सीढ़ी एकर्स जाते हैं तो वो जगह टूट गई होती है। लोकी कहता है कि उसे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि वो कोई विच नहीं है। ये इस चीज को दर्शाती है कि कैसे विचेस मार्वल यूनिवर्स में फ्यूचर देख सकती हैं। अवेंजर्स एंड गेम में जब हल्क स्नैप करता है तो हमें दिखता है कि सन जो है अब वो पहले से ज्यादा ब्राइट है। इवन अब क्लाउड्स हट चुके हैं और मौसम एकदम साफ हो चुका है। इस चीज का हमें हिंट मूवी के स्टार्टिंग में भी दिखता है जब हम देखते हैं कि कैसे अर्थ शायद से पॉल्यूटेड हो गई है डस्ट से उन लोगों के जो कि अब गायब हो चुके हैं। और मूवी के लास्ट में जब सब लोग वापस आ जाते हैं तो वो डस्ट हट जाता है और फिर से मौसम साफ हो जाता है। इवन जब सब लोग वापस आ जाते हैं तो हमें चिड़ियों की भी आवाज आने लग जाती है। ये इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि कैसे थैनोस की स्नैप ने बस ह्यूमंस को नहीं एनिमल्स को भी अफेक्ट किया था। ये बहुत ही ज्यादा पोएटिक है। अवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी स्टार्क टावर के अंदर टेसरेक्ट लेने के लिए घुस आता है तो हम वहां पर देखते हैं कि स्टार्क टावर के अंदर आने से पहले वो अपने पैरों से नैनोटेक हटा लेता है। और इसका एक ही कारण है क्योंकि वो नहीं चाहता था जब वो वहां पर लैंड हो तो मेटेलिक नॉइज आए और सबको पता चल जाए कि वो वहां पर है। इससे हमें पता चलता है कि एमसीयू कितनी ज्यादा अटेंशन देता है छोटी छोटी डिटेल्स को। अवेंजर्स एंड गेम में जब स्टीव टाइम ट्रेवल करने वाले थे उसके पहले बकी और स्टीव आपस में बात करते हैं और इनकी जो एक कन्वर्सेशन होती है ये सेम होती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से। बस फर्क यहाँ पर ये होता है कि रोल्स रिवर्स कर दिए गए होते हैं। Don't do anything stupid until I get back. How can I? I'm taking all the stupid with you. Don't do anything stupid till I get back. How can I? You're taking all the stupid with you. इतना ही नहीं, स्टीव आगे जाके सैम से ये भी कहते हैं कि वो एक गुड मैन है। You're a good man, Sam. और ये रेफरेंस है फर्स्ट एवेंजर मूवी से जहाँ पर डॉक्टर अब्राहम एरिस्काइन कैप को कहते हैं कि वो एक गुड मैन है। और ये इस बात का भी रेफरेंस है कि कैसे कैप आगे चल के अपनी शील्ड फैल्कन को देने वाले हैं। कैप्टन मार्वल मूवी में फ्यूरी बोलते हैं कि nobody calls me Nick. Everybody calls me Fury. Not Nicholas, not Joseph, not Nick. Just Fury. बट फार फ्रॉम होम की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मारिया हिल उन्हें निक बोल के बुलाती हैं और ये चीज दर्शाता है कि वो दोनों असली नहीं हैं और दरअसल स्क्रल्स हैं। Nick, this was a tragedy, but it's not why we're here. इवन निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को कहते हैं कि मिस्टीरियो इज फ्रॉम अर्थ जस्ट नॉट योर्स। वो यहाँ पर योर्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो एक स्क्रल थे। अगर वो असली निक फ्यूरी होते तो वो वहाँ पर आवर्स बोलते। और अगर आपने मूवी हिंदी डब में देखी है तो उन लोगों ने हमारी ही बोला है तो आप कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे। तो इसीलिए मैं इंग्लिश डब का सीन प्ले कर देता हूँ। Mr. Beck is from Earth, just not yours. अर्थ 616 मार्वल का कॉमिक यूनिवर्स है और इसका रेफरेंस हमने कई बार एमसीयू में देख रखा है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में डॉक्टर सेल्विक के बोर्ड के ऊपर हम 616 लिखा हुआ देखते हैं। इवन एंड गेम में जहाँ पर एंटमैन की वैन रखी हुई होती है वहाँ पर भी हम 616 लिखा हुआ देखते हैं। इवन फार फ्रॉम होम में भी मिस्टीरियो बोलता है कि तुम्हारी अर्थ 616 है। This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. बट ऑब्वियसली वो झूठ बोल रहा होता है और एमसीयू यूनिवर्स जो है वो है अर्थ 199999। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जब मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को एक साथ कई सारे होलोग्राम दिखाता है और स्पाइडरमैन जाके गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, उसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि निक फ्यूरी की तरफ आता है और हम उसी वक्त देख सकते हैं कि ये एक होलोग्राम है क्योंकि हम देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में पीछे जो पुलिस है वो बिल्कुल नहीं हिल रही, वो एक जगह स्टैचू की तरह खड़े हैं। थॉर द डार्क वर्ल्ड में डॉक्टर सेल्विक के बोर्ड के ऊपर हम एक चीज लिखे हुए देख सकते हैं, स्क्रॉडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट। और जहाँ तक बात है इस एक्सपेरिमेंट की तो इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि एक कैट एक ही टाइम पे जिंदा भी थी और मरी हुई भी थी। अब मैं ज़्यादा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ नहीं क्योंकि ये कोई सुपर साइंस वीडियो नहीं है, तो इसीलिए मैंने टेडेड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो जाके देख लेना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक तरह से शो करता है डिफरेंट रियलिटीज़ को जो कि हमें आगे चल के एंड गेम में दिखाई देती हैं। इवन ये एक रेफरेंस है लोकी के लिए क्योंकि अगर हम अभी के टाइम पे ध्यान दें तो लोकी एक ही टाइम पे जिंदा भी है और मरा हुआ भी है। ये दिखाता है कि एमसीयू कितने अच्छे से चीज़ें प्लान करता है, मतलब थॉर द डार्क वर्ल्ड में एंड गेम का रेफरेंस। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट डिटेल की तरफ। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप अपने मनपसंद डिटेल्स कमेंट कर सकते हैं जो कि किसी और ने नोटिस ना करी हो, और उसी में से मुझे ये एक डिटेल मिली, मुझे सच में काफ़ी यूनिक लगी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो के नीचे कमेंट नहीं किया था तो यहाँ पर अपनी कुछ नई डिटेल बताओ। अगर कभी फ्यूचर में पार्ट 3 आया तो हो सकता है मैं आपकी डिटेल्स भी उसमें पिक कर लूँ। तो ये डिटेल कुछ इस तरह से है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब लास्ट की बैटल में कैप्टन और टोनी लड़ाई कर रहे होते हैं
तो वहाँ पर कैप्टन अमेरिका टोनी के अर्क रिएक्टर पे अटैक करने से पहले उसका हेलमेट मार मार के तोड़ देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते और डायरेक्ट अर्क रिएक्टर तोड़ देते तो हेलमेट वहीं फंस जाता और टोनी उसे नहीं निकाल पाता और टोनी को सफोकेशन हो सकती थी और हो सकता है वो सफोकेट होके मर भी जाता। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही 20 डिटेल्स थी। फ्यूचर में और पार्ट्स चाहिए तो मुझे बता देना। तो बस दोस्तों आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब।